मेरे को तो उसको भी कहने में कोई शर्म नहीं आती है कि मेरे पास में बहुत बड़ा फंड नहीं था चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि मैंने तो अपने उसमें भी लिख के दिया है कि हमारी कंपनी में करीब 345 करोड़ का कर्जा है आज। संतों महापुरुषों को सादर नमन, कुलदेवी माँ लक्ष्मी मैया को सादर नमन, कुल प्रवर्तक महाराजा अक्षयन जी को सादर नमन। प्रिय पत्रकार बंधुओं, अभी 2 दिन पूर्व ही लोकसभा का चुनाव 2024 का संपन्न होकर चुका है। 7 मई को मुरैना सोपुर क्षेत्र में मतदान हुआ। मेरे जीवन का यह पहला चुनावी अनुभव है। अभी तक हम बाहर से चुनाव लड़ाने में तो पार्टियों को सहयोग करते रहे, पर चुनाव लड़ने का ये मेरा पहला अनुभव है। सबसे पहले तो मैं प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि 2009 से जब से सीट सामान्य हुई है, ये चौथा चुनाव था, पर अब तक जो भी चुनाव हुए हैं उसमें सबसे शांतिपूर्ण वातावरण में यह चुनाव संपन्न हुआ है। मेरे ख्याल से शायद कहीं से कोई ऐसी घटना दुर्घटना के समाचार नहीं मिले कि जहां कोई हिंसक झड़पें हुई हों। प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया। हाँ, कुछ चीजें जरूर ऐसी हुई, क्योंकि मेरा तो पहला अनुभव था। तीनों ही प्रत्याशी, जो मेन 3 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, मेरी निगाह में तीनों में से कोई भी ऐसा प्रत्याशी नहीं था जिसकी तरफ से हम ये उम्मीद करते कि कहीं कोई दंगा फसाद हो, कहीं कोई बलवा हो। सबसे पहले मैं नीटू सिकरवार की बात करूं। जब सुबह पुलिस ने हमको वहां लाइन में बुलाया तो उसमें सबसे पहले पहुंचने वाला मैं था। मेरे बाद में जब नीटू सिकरवार पहुंचा तो उसने मेरे पैर छुए। ये आप लोगों ने शायद फोटो वगैरह भी डाले, वायरल किए, अखबारों में भी छपे। उसके बाद में जब शिवमंगल सिंह पहुंचे तो नीटू ने उनके पैर छुए और उसने मेरे पैर छुए। ये सब चीजें आप लोगों ने अपनी आंखों से देखी हैं। जब हम लोगों के बीच में इतना अच्छा वातावरण था तो फिर कोई इस बात की कोई कहीं से कहीं तक भी संभावना नहीं थी कि कहीं पे कोई ऊधम हो सकता है, बलवा हो सकता है, लूटपाट हो सकती है। मेरे को तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, पर चूंकि ऐसा पुलिस प्रशासन का कहना था कि पिछले 3-4 चुनाव से ये प्रक्रिया चली आ रही है, इसलिए आप लोगों को यहां बुला के बैठाला है। अब मेरे साथ में बहुत बड़ी मजबूरी थी। मेरा चुनाव पूरा वन मैन शो था। बाकी के जो 2 कैंडिडेट लड़ रहे थे, नीटू सिकरवार, उनका पूरा का पूरा परिवार राजनीतिक परिवार है। मैं तो दादा गजराज सिंह जी की से शुरुआत करता हूं। गजराज सिंह जी से लेकर के बिंदा सिंह सिकरवार, जो कि इनके चाचा हैं, आपके जो है सतपाल नीटू सिकरवार, फिर अपने सतीश सिकरवार और इनकी भाभी जी, सबकी सब यहाँ से जो है, बल्कि मैं उनका वृंदावन सिंह सिकरवार का बेटा भी जो है, गांधी भी जिला पंचायत का चुनाव यहाँ से लड़ चुका है। विधानसभा में भी शायद एक चुनाव यहाँ से लड़ चुका है। तो इन लोगों को 25-30 साल का तजुर्बा था। शिवमंगल सिंह भी 3 चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा का, उनको भी पूरा तजुर्बा था। फिर ये दोनों की पार्टियों के पास में बहुत बड़ा संगठन था। हम चुनाव लड़ रहे थे बहुजन समाज पार्टी से। हालांकि बहुजन समाज पार्टी के पास भी अपना एक कैडर है, अपना एक संगठन है, पर इन दोनों पार्टियों के सामने उतना मजबूत नहीं था। मेरे साथ में हमारे व्यापारी बनिया समाज के बंधुओं की कोई कमी नहीं थी, भीड़ बहुत थी, पर अनुभवी कोई नहीं था। हमारे
बनिया व्यापारी समाज के जो अनुभवी नेता थे वो या तो कोई भारतीय जनता पार्टी में था या कोई कांग्रेस में था। चूंकि मेरा टिकट इतना लेट हुआ कि मैंने फिर उनको उचित नहीं समझा कि मैं वहां से निकाल करके इनको डिस्टर्ब करूं। तो मेरे साथ जो भी टीम थी, एक तो मेरे को समय बहुत कम मिला, पूरे चुनाव में मात्र मेरे को 20 दिन का समय मिला। पोरसा से लेके शिवपुर बड़ौदा तक 300 किलोमीटर का क्षेत्र, 8 विधानसभाएं, इतना बड़ा क्षेत्र कवर करना, गर्मी का टाइम, 40 डिग्री का टेम्परेचर, चुनाव का अनुभव नहीं। अब ये सारी बातें होने के बाद में बस मेरे को थोड़ा सा तकलीफ ये हुई कि यदि इसमें चाहते पुलिस प्रशासन के लोग तो वो ये भी कर सकते थे कि एक दिन पहले हम तीनों को बिठालते, और मेरे ख्याल से तीनों को बिठाने के बाद उनकी 75% समस्या अपने आप हल हो जाती। फिर उसके बाद यदि उनको करना होता तो हम तीनों से बॉन्ड भरवा देते। पर मेरे को जो बिठाल दिया, हमारे पास जो भी टीम है, टीम की कोई कमी नहीं है मेरे पास। मेरे पास में जो है जो लड़के हैं वो इतने जोश में रहते हैं, जब मैं खड़ा रहता हूं तब तो कोई जरूरत पड़ जाए तो बड़े से बड़े पहाड़ को भी पलट दें, पर उनमें जोश जब तक ही रहता है जब तक मैं सामने खड़ा रहता हूं। जैसे ही मैं हटता हूं उनका जोश ठंडा पड़ जाता है। तो मेरे को थोड़ा सा इस बात से तकलीफ हुई। हालांकि कोई व्यवस्था में उसके बाद भी कोई, मैं ये नहीं कह सकता कहीं कोई गलत काम हुआ हो। यदि कहीं कोई गलत काम होता तो आपकी जो वोट का जो प्रतिशत रह गया कुल 55% मुरैना सोपुर, मतलब मुरैना, खासतौर से मुरैना जिले की 6 विधानसभा का जो वोट प्रतिशत रह गया 55%, मेरे ख्याल से शायद 2019 के चुनाव से भी कम रह गया। तो ये इंडिकेट करता है कि कहीं से कहीं तक भी कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई है। ऐसे ही शिवमंगल सिंह जी, उनके पीछे बहुत मजबूत नेता खड़े थे जो चुनाव लड़ रहे थे। पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मुरैना मेरी कर्म भूमि है। मेरे को ऐसा लगता है कि हमको अपने मुरैना क्षेत्र का विकास करना चाहिए, क्योंकि 50 साल के अंदर मैं देख रहा हूं कि हमारे भारत के जो बड़े बड़े शहर हैं वो कहीं से कहीं पहुंच गए। हमारा मुरैना ने उतना विकास किया है, अपन ये नहीं कह सकते कि नहीं किया है, पर मुरैना ने उतना विकास नहीं किया। आज भी हमारा व्यापारी डर के मारे छोटे से एरिया के भीतर ही अपना व्यापार करना चाहता है, कोई बाहर फैल के व्यापार नहीं करना चाहता। यदि कोई की विजन हो और उस तरीका से काम करे तो हमारे इधर ग्वालियर रोड पे आप मुरैना को बढ़ाओ आगे, आपका मुरैना का विकास भी होगा। और यहां से और ग्वालियर तक मैं तो ये समझता हूं कि यदि ढंग से विकास किया जाए तो ग्वालियर और मुरैना आपको 5 साल के अंदर ये लगने लगेगा कि एक ही है। पर उस तरीके की कोई सोच नहीं है। आप बिहारी जी के मंदिर के पास में मैंने एक सराफा बाजार ऐसा देखा है जहां की एक छोटी सी दुकान 10 बाई 10 की, उसकी कीमत इतनी है जितनी दिल्ली में मेन मार्केट में नहीं मिलेगी आपको उतनी कीमत। पर वो है केवल इसलिए कि मुरैना एक छोटे से एरिया में वहीं पे अपने घूमता उमड़ता रहता है और उससे ज्यादा बाहर निकल के फैलाव नहीं करता। जब मैं बात कर रहा हूं आपको 80, 85, 90 की, लोहिया बाजार के अंदर हमारी गति हुआ करती थी और हमारे पिताजी वगैरह रात को रोज 8 बजे बाहर खाटें डल जाया करती थी। वहां खाटों पे ही बैठते थे, वहीं पे सब लोग इकट्ठे होते थे, वहीं पंचायतें होती थी और रात को वहीं सोते थे। आज उस लोहिया बाजार में आप पैदल नहीं निकल सकते। तो शहर का हमारे का, जबकि आप समझो कि शहर मुरैना के मेन रेलवे ट्रैक पे, और शुरू से है मेन रेलवे ट्रैक पे, नेशनल हाईवे नंबर 3 आगरा बॉम्बे रोड के मेन ट्रैक पे, उसके बाद हमारे मुरैना का विकास नहीं हो पाया। मुरैना में विकास की संभावनाओं कोई कमी नहीं है। अभी तक चूंकि मैं सक्रिय राजनीति में नहीं था, इसलिए मैं इस तरफ जो है ज्यादा अपनी भागीदारी नहीं करता था। पर अब चूंकि मैं सक्रिय राजनीति में आ गया हूं, चुनाव जीतूं या हारूं, पर मैं यहां से आगे अब मुरैना के विकास के बारे में अपना पूरा योगदान दूंगा। हमारा समाज, हमारा व्यापारी समाज पूरे देश में बहुत बड़े स्तर पर फैला हुआ है। 1994 से लेके और 2000 के बीच में मैंने ऑल इंडिया लेवल पर इतने बड़े काम किए हैं तो ऑल इंडिया में अग्रवाल बनिया समाज के जो लोग रहते हैं मेरे को इज्जत के साथ में आज भी मेरे को वो करते हैं, भजन देते हैं। मैं आपको एक 1998 की वो सुनाता हूं। यहाँ पे इसी जगह पे हमने एक बहुत बड़ा प्रेस सम्मेलन किया था। 4 दिन का कार्यक्रम था, एक दिन का प्रेस सम्मेलन था,
एक दिन का अखिल भारतीय अग्रवाल समाज का राष्ट्रीय अधिवेशन था, एक दिन का मध्य प्रदेश के अग्रवाल समाज का राष्ट्रीय अधिवेशन था। उसमें ऑल इंडिया से 40-50 हजार लोग आके एकत्रित हुए थे। और बैस सम्मेलन में जितने भी ऑल इंडिया में बैस समाज के सांसद थे, करीब 18-19 सांसद यहाँ शामिल हुए थे। आपके अखबारों के मालिक आए थे, टीवी के मालिक आए थे, रमेश अग्रवाल दैनिक भास्कर के मालिक उसमें शामिल हुए थे, जीटीवी के मालिक सुभाष गोयल का शामिल हुए थे, अमर उजाला अखबार के मालिक अशोक अग्रवाल आगरा से शामिल हुए थे। कई बड़े उद्योगपति आए थे जिनके हवाई जहाज आगरा में या ग्वालियर में उतरे थे। उस वक्त यहाँ पे सुंदरलाल पटवा भी आए थे। सुंदरलाल पटवा ने ये सारी व्यवस्थाएं देख के और उस वक्त प्रयास किया था, उस वक्त तक मेरा राजनीति में जाने का कोई वो नहीं था, तो सुंदरलाल पटवा ने प्रयास किया और उन्होंने कोशिश करी कि मेरे को मुरैना से विधानसभा का टिकट दिलवा दें। जबरदस्ती उन्होंने भाजपा का मेरे को टिकट दिलवाने का प्रयास किया। वो तो लास्ट मूवमेंट पे राजमाता साहब ने जो है मेरी जगह सेवाराम गुप्ता जी को टिकट दे दिया। पर हम लोगों का जो उस वक्त तक का जो संगठन था बैस बनिया समाज का, उसके कारण सेवाराम गुप्ता खूब अच्छे मतों से चुनाव जीते थे। उसके बाद क्या हुआ कि 2000 में एक दिन मैं फैक्ट्री पे, सर्दी का टाइम था, धूप में बैठ के अखबार पढ़ रहा था। दिल्ली का एक अखबार आता था जो हिंदुस्तान करके, उसके अंदर इतवार को एक संपादकीय आती थी पूरे पेज की। वो संपादकीय में पढ़ने के लिए बैठा तो उसका हेडिंग था कि आज के सम्राट ये उद्योगपति। फिर मैंने उसको ढंग से पढ़ा तो उन्होंने लिखा कि मंत्री संतरी जो होते हैं इनका जो है वैभव सारा जब तक रहता है जब तक वो मंत्री सीट पर बैठे। जिस दिन वो मंत्री की सीट से उतरते हैं उनका पूरा वैभव चला जाता है। पर जो उद्योगपति होते हैं उनका वैभव धीरे धीरे बढ़ता है, उनका घटता नहीं है। उस दिन से बिल्कुल राजनीति मेरे दिमाग में से निकल गई। मैं लग गया अपने व्यापार को बढ़ाने में, और भगवान की कृपा हुई 2005-06 तक आते आते मेरे व्यापार ने ऊंचाइयां पकड़ना शुरू कर ली। 2010 में सरसों तेल के उत्पादन और मार्केटिंग के मामले में केएस ऑयल इंडिया की पहले नंबर की कंपनी हो गई। 2010 में हमारी कंपनी और अडानी की कंपनी करीब करीब बराबर पे थी। अडानी रिफाइंड के मामले में हमसे आगे था और हम सरसों के तेल के मामले में उससे आगे होते थे। पर समय समय की बात होती है, वो तो कहावत भी है, अब महाभारत में भी लिखा है कि समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान, झील ने लूटी गोपिका पी अर्जुन बेईमान। और समय जब खराब आया तो हम नीचे भी उतर के आए। पर उन सब हालातों में भी मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। आप लोगों ने देखा होगा कि उन खराब हालातों में मैंने कभी मुरैना नहीं छोड़ा। मुरैना में हमेशा मैं जनता के बीच में उपलब्ध रहा। और राजनीति की बात, मैं भले ही बाहर से राजनीति में रहा, कभी मैंने सक्रिय राजनीति में तो अभी भाग लिया है, पर वैसे आप लोगों को बता रहा हूं राजनीति का ज्ञान भगवान की कृपा से मेरे को बहुत है। और उस ज्ञान के पीछे बहुत बड़ा कारण आपको बता दूं कि मैंने 100 बार तो महाभारत का सीरियल देखा है और कम से कम 50-60 बार मैंने जो है रामायण का सीरियल देखा है। मेरे को पिक्चर देखने का शौक नहीं है। मेरे को वर्षों हो गए होंगे मैंने कोई पिक्चर नहीं देखी है। मैं जब भी फ्री होता हूं तो ये सीरियलों को लगा के बैठ जाता हूं। रामायण का सीरियल आपको जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कहानी है, वो आपको मर्यादा सिखाती है। और महाभारत का सीरियल, उसमें भगवान कृष्ण से लेके मामा शकुनी तक एक से एक जो है धुरंधर जो है भरे हुए हैं। उनसे आप कूटनीति राजनीति जो भी सीखना है तो उसके लिए आप महाभारत देखो। और चूंकि मेरे को शौक रहा है तो मैंने बहुत अच्छे से देखी है। आप कभी रामायण और महाभारत के ऊपर मेरे से बात करने बैठोगे तो आप शुरू से लेके आखिरी तक कोई सा भी एपिसोड आप छेड़ देना, मैं आपको उसके बारे में अच्छे से जानकारी दे दूंगा। नहीं मेरी किसी थोड़ी बहुत ये बातें आती रही, कोई उन्नत से जब बात आ रही थी कि बड़न दबा रहे हैं, कमल में पर्ची निकल रही है, इसके अलावा और कोई बात मेरे को कहीं से कुछ पूछना नहीं है। यदि गड़बड़ होती तो आपका पोलिंग बूथ का परसेंटेज ज्यादा निकलता। अब की बार पोलिंग का परसेंटेज पिछली बार से भी 2-3% कम रहा है, इसलिए मैंने ऐसा नहीं मानता कि कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं है। थोड़ा बहुत इस बात का जरूर फर्क पड़ा है। मेरे वहां बैठने से हमारे लोग उम्रलायक हुए, पर फिर भी जिसको जहां वोट डालना था उसने वोट डाला। और अच्छी बात ये हुई है शहरों में परसेंटेज ज्यादा है, वो गांवों का परसेंटेज कम है। ये दोनों चीजें हमारी जरूरत है। जी अभी आपने
उसमें आपने केवल 2 बातें कही हैं, मैं अपने समाज को साथ लेके चलूँगा, अपने बहुजन समाज को साथ लेकर। क्या अन्य समाज से आपका कोई लेना देना नहीं रहेगा? यदि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ता हूँ तो सब समाज फिर मेरे हैं, मैं उनके लिए काम करूँगा। पर यदि लोकसभा चुनाव नहीं जीतता हूँ तो मेरे पास लिमिटेड साधन होगा, मैं उन साधनों का उपयोग फिर ये समाज के लिए करूँगा। यदि मैं सांसद बन जाता हूँ तो सब समाज मेरे, मैं सबके लिए काम करूँगा, पूरे क्षेत्र के विकास के लिए काम करूँगा। और यदि मैं सांसद नहीं बनता हूँ तो मेरे पास साधन लिमिटेड होंगे, तो फिर मेरे को लिमिटेड काम करना है। क्या इस चुनाव में केवल आपके समाज और बहुजन समाज ने वोट दिया है? तो फिर केवल 2 समाजों को ही लेके क्यों चल रहे हैं आप? देखो, जो एक्चुअलिटी है आज की तारीख में, सही मायने में कि मेरे से पूछो तो सबसे ज्यादा यदि किसी को जरूरत है तो बहुजन समाज के लोगों को जरूरत है। आप उनकी बस्तियों में जाके घूम के आओ, उनके बच्चों की हालत देखो, उनको जरूरत है सबसे ज्यादा। हमारे समाज को भी जरूरत नहीं है, हमारा समाज को उल्टा होकर सहयोग करेगा। आप अभी आपने कहा कि मेरी बात सुनो, मैंने आपसे कहा मेरा पहला चुनाव, मुझे कोई अनुभव नहीं। मेरे को ने बुलाया, जैसे शाम को मेरे से एक सुबह लाइन पर आया, मुझे एक दिन वाली तक आए क्योंकि मेरा पूरा चुनाव बनने को था। मेरे को आपने वहाँ बैठा दिया तो मेरे कार्यकर्ता जिम्मेदारी हो गई। पर इस सबके बाद भी कहीं से किसी पूरे से खबर नहीं आई तो गड़बड़ हुई। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि प्रशासन ने अपना काम पूरा किया। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, ठीक है? आप जो कह रहे हैं कि मैं व्यक्तिगत स्तर पर हारूंगा जी, मैं अपना व्यक्तिगत स्तर पर अपना काम करूँगा, लेकिन ये क्या गारंटी है कि आपको मदद नहीं करेगी सरकार आपका प्रेशर नहीं बनाएगी? कैसे आप काम करें? अगर सरकार प्रेशर बनाएगी, आपकी इंडस्ट्री डेवलप करनी है तो आपको जमीन प्लॉट करने में दिक्कत कर सकती है। जमीन सरकार से लेने की जगह यदि आप प्राइवेट खरीदते हो उसको ज़्यादा फायदा, उस जमीन की कीमत बढ़ेगी। सरकार की जमीन होती है उसको आप बेच नहीं सकते। प्राइवेट जमीन होगी, जब आप उसको उद्योग डेवलप कर लोगे तो उस जमीन की कीमत हो जाएगी 10 रुपये, उसको आप आराम से ले सकते हो। अपने बामा में इंडस्ट्रियल एरिया है, सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया है, तो उसके लिए भी कुछ अपने व्यक्तिगत बनते हैं। जैसे मैं सांसद बन जाता हूँ, मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, मैं सांसद बन जाता हूँ तो पूरे देश में हमारे बहुत से उद्योगपतियों से संबंध है। तो जब मैं उनको गारंटी करूँगा तो तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी यही है, तो वो लोग आगे आपके इंडस्ट्री लगाएंगे जिन्हें आपको बता दूंगा। मुरैना जिले का सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा देखो अपने यहाँ दुर्भाग्य से साल में 6 महीने में कोई ना कोई एक बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, और वो इंसिडेंट नेशनल टीवी पे चल जाता है, नेशनल टीवी पे। तो वो हमारे आज से 50 साल पुरानी जो यादें हैं ना, वो ना उसको ताजा करते हैं। इसकी वजह से कोई बाहर का बड़ा उद्योगपति आ गया, उद्योगपतियों में इतना विश्वास जता पाएंगे कि नहीं? मैं आपको देखो मैं छोटी जगह में रहती, जब मैं अपने कारोबार को इंडोनेशिया मलेशिया में फैला सकता हूँ तो वहाँ के लोग मेरे पे विश्वास करेंगे बाहर में, तो वो मेरे गारंटी पे मेरे विश्वास के यहाँ पे आके यहाँ आके उद्योग लगाए। अगर इंडस्ट्री खुलती है तो निश्चित तौर पर पलायन भी रुकेगा। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, विजयपुर से लेकर सोनपुर तक मैं इंडस्ट्री को ध्यान खोल रहा हूँ, और उस एरिया में एग्रीकल्चर का उत्पादन बहुत है और इंडस्ट्रीज नहीं है। हमारे मुरैना में तो फिर भी इंडस्ट्रीज है, और वहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है। और जब इंडस्ट्रीज खुलेगी तो आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, चाहे परायण हो चाहे कुपोषण हो, सब समस्या अपने आप में हो जाएंगी इंडस्ट्री। आपने 10-10 प्रत्याशियों को खरीदने के लिए कहा था, क्या आप ये 2 प्रत्याशी को नहीं खरीद पाए जो आपके सामने प्रतिद्वंदी के तौर पर खड़े थे? नहीं खरीद पाए आप? मैं कोई ऐसी बात नहीं करता, नहीं, आपने अभी बोला था। कह रहा हूँ मैं ऐसे ह्यूमर होती रही, आखिरी वेरिफिकेशन वोट कर रहे थे, कोई पूरे ग्रुप में खड़े होकर कह रहा था कि कल सेठ जी जीत गए तो 600 करोड़ रुपया लेके भाजपा में चले जाते। उसके ऊपर मैंने ये बात कही है, तो मेरा हाथी जिंदा हाथी लाख का होता है, मेरा हाथी 1.25 लाख का होता है। मैंने अपने जीवन में 3-4 हज़ार करोड़ रुपए का नफा नुकसान देखा है,
ये लोग मेरे को क्या करेंगे? वो इनकी औकात भी आपने देखी है, मेरी भी देखी है आपने। एक जमाना था मेरे यहाँ मेरी कंपनी में 500 तो गाड़ी के आदमी देने से भूलते थे, मेरी 250 गाड़ियों का काफिला था मेरे यहाँ में। आज भी कितनी भी मरी हालत में मेरे यहाँ 100 गाड़ियों का काफिला आज भी है, तो 150 गाड़ी के आदमी मेरे आज भी काम करते हैं। अभी आपने एक वक्तव्य में कहा था कि मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो उसमें कोई 10,000 के वोट की जिम्मेदारी लेकर के ठेकेदार बन के आया, कोई 20,000 वोटों का ठेका लेके आया, मैंने उनको निलक्त कर दिया। कहीं आप भी वैश्य समाज का ठेका लेते हैं कि बोले वैश्य समाज मेरा है तो इसमें कोई आपत्ति? मेरे को 30 साल हुए वैश्य समाज के संगठन बनाने हुए, मैं अपने लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ, पर मैं इनसे ये कहूँगा तुम फलाने आदमी को वोट डाले आओ तो 50% से ज़्यादा मेरी पूरी सुनेगा। मैंने क्या कितनी भी समाज की सेवा करी है। मुझे जो ठेकेदार आते हैं ना, वो जो कहते हैं कि जेब में 2 पैसा नहीं है, वो जो कहते हैं मेरी जेब में 200 रुपये रखे हैं, तो इन सब चीज़ों का भगवान की कृपा से मुझे बहुत ज्ञान है। मैंने वो रिश्ता नहीं